विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है और हमारे साथ उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका महाधिवेशन में। और सबसे पहला प्रश्न यही है कि आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। किस तरीके से आप सरकार के कामकाज को देख रहे हैं? 100 दिन अब होने को हैं, 1-2 दिन बाद 100 दिन हो जाएंगे। कैसा काम किया धामी सरकार ने? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मंच है और जो आपका चैनल है एबीपी न्यूज़, उसकी पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में एक विशिष्ट पहचान है। लगातार आपने समसामयिक विषयों को लेकर जो जन मुद्दे हैं, जो जनता की आवाज़ है, जो जनता के प्रश्न हैं, उनको लेकर हमेशा सरकार को भी सचेत करने की कोशिश की है और विपक्ष को भी एक अपना पक्ष रखने की आपका हमेशा प्रयास रहा है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। और यकीनन आपने जिक्र किया इस सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 100 दिन के कामकाज का, 100 दिन की उपलब्धियों का, जो जल्द ही ये सरकार जश्न और की तैयारियों में लगी हुई है। पूरा अपना 100 दिन का लेखा जोखा जनता के सामने रखना चाहेगी और रखना भी चाहिए कि 100 दिन में, क्योंकि बहुत बड़ा जनादेश मिला है और जनता की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। और 100 दिन का लेखा जोखा, क्या उपलब्धियां हैं, क्या वायदे थे, क्या हमारा संकल्प पत्र था, उसके बारे में 100 दिन में उसको समेटना पर्याप्त नहीं होगा। मैं ये जानता हूँ क्योंकि 5 साल के लिए जनादेश मिला है। लेकिन 100 दिन में निश्चित रूप से कोई भी लोकतांत्रिक सरकार, चुनी हुई सरकार, बड़े जनादेश की सरकार, उन्हें एक शुरुआती समय से 5 साल का एक दृष्टि, उनके विजन उनके सामने इस 100 दिन के कामकाज में दिखाई देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि विपक्ष की भूमिका आलोचना करना ही नहीं होना है। विपक्ष को अपने दायित्व का भी बोध होना चाहिए, मैं जानता हूँ। और विपक्ष, हमने हमेशा कहा है कि विपक्ष को सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए। अब इस सरकार की उपलब्धियों को बयां करना, पहली निर्वाचित सरकार और हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। और ये अनुपूरक सप्लीमेंट्री बजट लेखानुदान सरकार की बाध्यता भी है, क्योंकि जो कामकाज है, जो खर्चे हैं, जो नॉन प्लान है का जो खर्चे होते हैं, उसको निश्चित रूप से एनुअल बजट में आने से पहले लेखानुदान के माध्यम से हम बजट में व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन देखा गया कि 4 माह का सप्लीमेंट्री बजट, अनुपूरक बजट लेखानुदान पास किया गया। मैंने विधानसभा सत्र में जो हमारा वार्षिक बजट पेश हुआ, एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मैंने इस बात को इंगित किया। मैंने कहा कि क्या ज़रूरत थी, आखिरकार ज़रूरत क्या थी कि आपको 4 महीने का अनुपूरक बजट लाने की। 1 महीने का ले आते, 2 महीने का ले आते। बड़ा दुर्भाग्य है
मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो वार्षिक रिपोर्ट्स हैं, कैग की रिपोर्ट है, जो बजट हमें जिसकी प्रति हमें दी ठीक गई। है, अनुपूरक बजट को लेकर कह रहे मैं हैं आप। जी मैं सिमा रहा हूँ, एक हाँ, मिनट। हाँ, अनुपूरक बजट की बात मैं कर रहा हूँ। जब सामान्य बजट पेश हुआ तो अनुपूरक बजट की चर्चा करना मेरे लिए आवश्यक हो गया। ठीक है, सामान्य बजट पर ही सर मेरा सवाल नहीं, है। मैं ला रहा हूँ। हाँ। अनुपूरक बजट में जो धनराशि प्लान के लिए नॉन प्लान के लिए व्यवस्था की गई थी, वो खर्च ही नहीं कर पाए। जो प्लान का बजट था वो खर्च ही नहीं हुआ। तो अब जून के महीने 14 तारीख को महामहिम 14 तारीख को बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, और ये बजट जो धनराशि विभागवार तो क्या आप ये जिलों में भेजी जाएगी, जून के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में जनपदों में, जिलों में पहुंचेगी। अब खर्च कब होगा? तो आर्थिक प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं क्या? है, सितंबर है, अक्टूबर है, ये 4 महीने वर्षा के हैं, बारिश के हैं, धरातल में काम नहीं होगा। अनुपूरक बजट खर्च ही नहीं कर पाए। मैं कहने का मेरा आशय ये है कि अनुपूरक बजट अगर 1 माह के लाया होता तो ये जो सामान्य बजट है, जो जनरल बजट है, जो हमारा वार्षिक बजट है, उसको 2 महीने पहले अगर ले आए होते तो ये हमारा जो हमारे बरसात के महीने हैं, इसमें व्यवधान पैदा नहीं होता। बिल्कुल, अगर बजट पहले आ गया होता तो शायद और बेहतर होता आपके मुताबिक। सर, लेकिन कामकाज को लेकर भी हम बात कर रहे हैं और आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, आप कांग्रेस सरकार में भी परिवहन और समाज कल्याण मंत्री रहे हैं और भाजपा सरकार में भी रहे हैं। आपके कार्यकाल में कितना बदलाव? हाँ, आपके कार्यकाल में कितना बदलाव? मैं लगातार रहा हूँ। मैं पहली बार जब मैं 2002 में सरकार बनी, मैं विधानसभा का अध्यक्ष रहा, स्पीकर रहा। बिल्कुल, कई सारे पदों पर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो देखिए ना, 100 दिन के लेखा जोखा रख रहे हैं ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब राज्य का गठन हुआ और अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार, और अंतरिम सरकार से लेकर 2016-17 तक 35,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया है हमने। कितना? 35,000 करोड़ रुपया कर्ज में है राज्य। और 2016-17 से लेकर 2021-22 तक, इन 5 सालों में 70,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया गया है। तो यशपाल जी, आप क्या मानते हैं? कितना बड़ा 17,000, जब डबल इंजन की सरकार है जी, और 70,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया गया है, उसमें देनदारी कितनी है? ब्याज और जो हमारी उधारी है, ब्याज और उधारी लगाकर बिल्कुल लगभग 11.5 करोड़ रुपया, 11,500 करोड़ रुपया देनदारी और ब्याज के भुगतान में राज्य सरकार को देना है। जीएसटी खत्म हो गई है। जो जीएसटी की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से होती थी, वो लगभग 5,000 करोड़ रुपया वो अब उत्तराखंड सरकार को मिलेगी नहीं इस वर्ष में। और विकास की बात करते हैं, विकास के नाम में कोई ये जो मैं कह रहा हूँ, उत्तराखंड का विकास, यही मुद्दा है हमारा भी सर। जो मैं कह रहा हूँ इसमें सच है। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सच है। ये सरकार 5 साल में 69 रुपया खर्च कर पाई, 29% खर्च नहीं किया। 5,500 करोड़। बिल्कुल सर, लेकिन अब संगठन की बात करना चाहेंगे की धनराशि लैप्स हुई है। निश्चित तौर से सरकार और संगठन का जो आपका अनुभव है वो खर्च ही नहीं कर पाए। उसका तो कोई सानी नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अब कांग्रेस की जो लड़ाई है सरकार से, वो आगे बढ़े। 2024 की बात है, 2027 की बात है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप क्या मानते हैं किस तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है? इसलिए क्योंकि सत्र जो हो रहे हैं आजकल, बहुत छोटे छोटे सत्र। पहले आपको वो जमाना था जब 60 दिन, 50 दिन, 30 दिन सत्र चलते थे, कई बार बढ़ा दिए जाते थे। अब 2, 4 दिन, 5 दिन के सत्र चल रहे हैं, तो क्या उसमें प्रदेश के विकास पर इस तरीके की बहस हो सकती है जो सार्थक बहस आप करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा मंच है,
और मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ, कि सरकार की नीयत, सरकार की मंशा सत्य चलाने की थी ही नहीं। सप्लीमेंट जो हमारा सामान्य बजट है उस पर चर्चा होती है, हमारे एमएलए, हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, हमारे अपोजिशन के विधायक हैं, वो उस पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, उनको अवसर ही नहीं मिला। प्रश्नकालों में विभागवार विभागीय मंत्री प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, असहज महसूस कर रहे थे, होमवर्क नहीं था, और इसीलिए 4 दिन में, और इनके पास सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि इनके पास कोई बिजनेस ही नहीं था। बिना बिजनेस के सत्र कैसे चलेगा? तो साफ है कि एक सवाल है 4 सर मेरा, दिन में ही बजट को समाप्त, ठीक है, बजट को लेकर आपने बात की, लेकिन आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। परिवहन और समाज कल्याण, कांग्रेस की सरकार में भी रहे, भाजपा की सरकार में भी रहे, सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे पास ट्रांसपोर्ट और सोशल वेलफेयर था जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कितना काम हुआ? देखिए, हमने उस दौर में हमने बस टर्मिनल बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, हमने वर्कशॉप बनाए, हमने परिवहन व्यवस्था को सुधार करने के लिए एग्रीमेंट किया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार में एग्रीमेंट हुआ। लेकिन वहाँ भी सरकार की जो मंशा नियत थी, विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई मिथ्या आरोप नहीं है, ये सच है, ये सच्चाई है कि जो एजेंडा है, मैं प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प देखता हूँ कि उन्होंने कहा, हमेशा इसी बात को हम लोग नीचे से ऊपर तक उसी बात को दोहराते रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये पूरे परिदृश्य जो दिखाई दे रहा है देश का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये चरितार्थ करता है उस जो स्लोगन है, उसको चरितार्थ धरती पर दिखाई दे रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये देश सबका है, सबका देश है, और देश का आज़ादी में भी सभी धर्मों का, सभी जातियों का, मजहबों का कुर्बानी और त्याग और समर्पण रहा है। देश के निर्माण में भी, उत्तराखंड के निर्माण में भी, उत्तराखंड के आंदोलन में भी सभी धर्मों का भूमिका रही है, सबने अपना योगदान दिया है। एक सवाल मेरा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी आपसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और कांग्रेस पार्टी कह देती है कि मुद्दा भटकाने की कोशिश है। सच तो यही है जो आपने कहा। शायद मैं उस बात को, शायद मेरा ध्यान भटक जाता। आपने कहा कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी कहती है, इसलिए मैंने दोहराया। आपने कहा, मैं उस बात को कह रहा हूँ कि मुद्दों से भटकाने की निश्चित रूप से। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। 100 दिन का जो आप लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे, उसमें महंगाई का सर, माफी के साथ उसमें महंगाई का कहीं जिक्र नहीं होगा, उसमें बेरोजगारी का कहीं जिक्र नहीं होगा, उसमें रिवर्स प्लान की बात नहीं होगी, उसमें गैरसैंण में जो सत्र नहीं चला पा रहे हैं, गैरसैंण में जो हमारा अवस्थापना के कार्य हैं, उसमें 1 रुपया इस सरकार ने नहीं दिया है, और कहते हैं हम गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने घोषणा की, ग्रीष्मकालीन राज्य की राजधानी की घोषणा की और उन्होंने इस बात को कहा है। मैं देख रहा था, उनका बयान देख रहा था किसी समाचार पत्र में, उन्होंने कहा कि गैरसैंण में अवस्थापना कार्यों के लिए धनराशि का न बजट में व्यवस्था न होना इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल, आर्थिक जो चीज़ें उस पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन सर जो जनता के बीच हम लोग जाते हैं तो एक शिकायत उनकी तरफ से मिलती है कि जो भी सत्ता में होता है उसे महंगाई नज़र नहीं आती। आप लोग जब केंद्र में थे उस वक्त एक तेंदुलकर आयोग की रिपोर्ट आई थी, 29 रुपये कमाने वाले को भी अमीर बता दिया गया था और उसको डिफेंड किया था कांग्रेस ने। तो क्या देश के विकास में कम से कम इस बात पर खुले मन से हर दल को सोचना पड़ेगा कि जो बुनियादी मुद्दे हैं जनता के, उस पर कम से कम बेबाकी से बात हो? अगर महंगाई समस्या है तो है, वो केवल विपक्ष में आने के बाद ही न दिखे। मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं थोड़ी बेबाकी से कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमें स्वीकार करना होगा, चाहे हम किसी दल में हों, किसी पार्टी में, किसी की सरकार हो, हमें सच से विमुख नहीं होना पड़ेगा और जो सच है उसको हमें कहना चाहिए। मैं उन लोगों में हूँ। महंगाई के लिए आपने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई का दौर लेकिन नियंत्रण करने की कोशिश की।
कांग्रेस ने, केंद्र सरकार ने नियंत्रित करने की, महंगाई को रोकने की कोशिश की, भरसक कोशिश की, कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन आज महंगाई कहाँ है? आसमान को छूती हुई महंगाई। रिवर्स प्लान की बात करने वाले, आज रिवर्स प्लान में कहाँ क्या हो रहा है? रोजगार के अवसर सब समाप्त हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। हिमालयी राज्यों में अगर कहीं पर देखा जाए स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में, उत्तराखंड राज्य, हिमालयी राज्यों में ठीक है, उत्तराखंड राज्य सबसे पिछड़ी है। वक्त की कमी है सर, लेकिन मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपने हर एक सवाल का जवाब दिया। दलित नेता हैं आप, लोकप्रिय चेहरा हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं, दलितों का उत्थान कितना हुआ? देखिए कांग्रेस, देखिए मैं कांग्रेस में कई वर्षों तक कांग्रेस में मैंने सेवा की है। कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में मुझे पहचान भी मिली, एक जगह भी मिली। और कांग्रेस ने हमेशा दलित हों, वंचित हों, शोषित हों, अल्पसंख्यक हों, कमज़ोर तबका है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी दल ने किया है वो कांग्रेस ने किया है। बजटीय व्यवस्था की बात करें, आज निरंतर बजट में जो हमारे स्पेशल कंपोनेंट प्लान हैं, हमारे ट्राइबल सब प्लान हैं, जो हमारी अवस्थापना के काम हैं, उसमें निरंतर कटौती करने का काम यह सरकार कर रही है। हमसे कहते हैं तुष्टीकरण, तुष्टीकरण की बात, तुष्टीकरण कौन कर रहा है? समाजी ताने बाने को कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है? सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है। हम धर्म जाति पर तक हम सीमित हो गए हैं, तो देश ऐसे नहीं चलेगा। आपने कॉमन सिविल कोड की बात की, आपने, मैं उसमें कहना चाहता हूँ, ये क्या है? ये राज्य सरकार का यह अधिकार क्षेत्र में है कॉमन सिविल कोड। बिल्कुल सर, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कॉमन सिविल कोड क्या राज्य सरकार के क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में है? यहाँ पर ये छोटा सा राज्य है, यहाँ पर हमारे बुक्सा लोग रहते हैं, हमारे थारू समाज जनजाति के लोग रहते हैं, हमारे जोहार, बिल्कुल, यानी कि भोटियाज लोग रहते हैं। सभी का ख्याल रखना होगा। उनकी अपनी वेशभूषा है, उनकी अपनी अलग भाषा है, उनका अपना पहनावा अलग है। आप कॉमन सिविल कोड, बिल्कुल, यानी कि व्यवहारिक पक्ष भी देखना पड़ेगा देश का और समाज का। और निश्चित तौर, जैसा कि आपने कहा कि जहां पर विकास की बात हो, देश के, राष्ट्र के उत्कर्ष की बात हो, तो वहां पर सभी को खुले मन से अच्छी बात भी बोलनी होगी और बुरी बात अगर कही जा रही है तो सहनी भी होगी। सर बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े महाधिवेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।